नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज आप मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए एक काम कर लीजिए। अगर ये नहीं किया तो आप कभी शिक्षक नहीं बन पाओगे। मुझे नहीं पता आप कहां से और कैसे पढ़ रहे हैं। अब हाल ही में रीट 2025 की एग्ज़ाम हुई है। आप उसका पेपर लो और देखो कितने % आपको पढ़ाए गए सिलेबस में से हैं। क्या आपने सिलेबस पूरा किया है? ये सिलेबस मात्र 45 दिन में एक फ्रेशर कर सकता है, तो आप एक्स्ट्रा कितने दिन बर्बाद किए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ पढ़ने के चक्कर में सिर्फ चक्कर ही काट रहे हों और हकीकत में तैयारी कर ही नहीं पा रहे हों? ये काम मेरे लिए मत करना। अगर आपको शिक्षक बनना है तो अपने खुद के लिए करना। अब आप कहेंगे 45 दिन में कैसे पढ़े, तो मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। आज 21 मार्च 2025 है। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ 4 वीडियो मिलेंगे, उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं आप खुद देख सकते हैं। और 4 वीडियो भी सिर्फ 15 या 20 मिनट के मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आज तक मैंने सिर्फ 8 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसमें से 4 MCQs किए हैं और 4 टॉपिक से पढ़ाए हैं। अब उन 4 टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको इसी एपिसोड में दिखा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन पढ़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है। सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है। कोचिंग वाले उसको इतना लंबा खींच खींच के आपको भ्रमित करके अपनी कमाई के चक्कर में आपको मिसगाइड करते रहते हैं। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़िए और अपनी खुद की तैयारी खुद कीजिए। कम समय में अधिक पढ़ पाएंगे और अपने नोट्स खुद के खुद बनाइए। गाइडेंस कोई भी दे देता है, मेरे जैसा बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, एक से बढ़ के एक मिलेगा, बड़े बड़े महारथी मिलेंगे आपको। लेकिन कोचिंग वाले क्या करते हैं, बोला आज ये मैराथन चल रहा है, आज वो मैराथन चल रहा है। अगर 10-12 घंटे में आदमी पढ़ कर के विद्वान बनता तो कोई एक आम आदमी भी शिक्षक होता। आज ऐसे अगर शिक्षक बना जाता तो कोई भी शिक्षक बन जाता। तो इसलिए इनके चक्कर में मत पड़िए। अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए, पेपर उठाइए और देखिए कि उसमें से कितने % आए हैं और आपने कितने दिन में पढ़ा है उसको। क्या आपको अनावश्यक समय तो खराब नहीं कर रहे हैं कोचिंग वाले? खुद का मूल्यांकन खुद कीजिए, सही फैसला लीजिए और आगे पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो देख करके मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कहूँगा कि आप शिक्षक बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं, आपको अगर शिक्षक बनना है तो आप अपने खुद के लिए मूल्यांकन कीजिए कि अब मैं सही पढ़ रहा हूँ। मेरे सिलेबस में से सारे क्वेश्चन मेरे सिलेबस में से आ रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो सिलेबस से बाहर आ रहा हो, आपने जो पढ़ा उस सिलेबस से बाहर आ रहा हो। सिलेबस से बाहर से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ा उससे बाहर आ गया हो। आपको लगता हो कि मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं हो, तो इसका मतलब आपको पूरा सिलेबस कराया ही नहीं है। तो इसलिए अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। अब ये मैं इसमें कॉपी पेस्ट करने के बाद भूल गया कि शिफ्ट 1 का है शिफ्ट 2 का है। ये आप खुद देख लेना, आपके पास दोनों पेपर पड़े होंगे, उसमें से देख लेना। चौथा क्वेश्चन है, ये कौन से पेपर का है। ज्ञान की संरचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है केवल अनुभव एवं परावर्तन पर। दूसरा ऑप्शन है केवल सिद्धांत एवं अभ्यास पर। तीसरा ऑप्शन है अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर। और चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर। अब इसमें देखिए आप देखिए कि मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें ये टॉपिक मैंने कराया हुआ है। और इस टॉपिक के अंदर आप देखिए कि मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया और वही सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अनुभवजन्य अधिगम की प्रक्रिया इस आधार पर काम करती है कि व्यक्ति अनुभवों के माध्यम से सीखता है और फिर उन अनुभवों पर विचार करता है। कोलब के अनुभवजन्य अधिगम चक्र के अनुसार अधिगम 4 चरणों में होता है: ठोस अनुभव, परावर्तनीय अवलोकन, अमूर्त संकल्पना, सक्रिय प्रयोग। इसलिए अनुभव और उसके बाद की चिंतन ही ज्ञान निर्माण की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। मैंने सीधा सीधा पढ़ाया है। मैंने ये भी कहा है कि इन स्टेज का नाम इंग्लिश में याद रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको भ्रमित करने के लिए उसने इंग्लिश का नाम रोमन में हिंदी में लिख दिया। अब आप चक्कर काटते रहो। हिंदी वाले तो 100% चक्कर काटेंगे कि उनको पता ही नहीं है कि सेंसोरी मोटर स्टेज कौन से चरण का नाम है, कौन सा क्या है। अब इसने भ्रमित करने के लिए भाषा को चेंज किया है ना। देखो इसमें पहले ऑप्शन में प्राक संक्रियात्मक चरण लिख दिया, दूसरे में संवेदी मोटर चरण लिख दिया। अब संवेदी मोटर चरण ना तो इंग्लिश का वर्ड है ना हिंदी का है, इसलिए आप अगर इंग्लिश में याद करते सेंसोरी मोटर स्टेज तो आपको कभी गलत नहीं होता ये क्वेश्चन। चलिए अगला देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है। अब देखो सिर्फ इसने भाषा चेंज की है और आपको भ्रमित कर दिया। इसका सही उत्तर है बिना पुरस्कार एवं पुनर्मिलन के बीच सीखना होता है। प्रच्छन्न अधिगम लेटेंट लर्निंग का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन ने जो दिया था उसके अनुसार बिना पुरस्कार के भी आदमी सीख सकता है ना। ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बात मैंने अधिगम वाले चैप्टर में भी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रकार की प्रक्रिया है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश में याद करिए। हिंदी में देखो सहसीकरण दे दिया इसने। ये शब्द आपको साइकोलॉजी में किसी ने बताया ही नहीं होगा, आप घूमते रहो कौन सा था ये। और मैंने आपको कोई 10 बार बोला होगा असिमिलेशन याद रखो, असिमिलेशन याद रखो। वो असिमिलेशन का अर्थ है सहसीकरण, और इसको साइकोलॉजी में आपने कुछ और पढ़ा होगा, इसलिए चक्कर काटते रहिए। और फिर बोलेंगे पेपर बहुत हार्ड आया। अरे पेपर हार्ड नहीं आया, पेपर को हार्ड सिर्फ शब्दों ने बना दिया। आप सिर्फ इंग्लिश में याद कीजिए, इनके नाम इंग्लिश में याद कीजिए, बाकी को समझ लीजिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मेन टॉपिक को समझ लीजिए, उसमें से मुख्य बिंदु उनको सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स में याद कर लो। आप वो कितना भी कहीं भी घुमा ले, आपको इंग्लिश में वो की वो सेम मिलेगा। आप हिंदी में टिक कर लेना भले ही उसको। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन कौन से कारक व्यवहार को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। अब ये भी देख लीजिए। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण और अभ्यास, दूसरा केवल परिपक्वता, और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक थकावट, और चौथा ऑप्शन है भावनात्मक तनाव। इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्रशिक्षण और अभ्यास, क्योंकि इसमें केवल परिपक्वता जो है वो स्वाभाविक विकास से संबंधित होती है ना। लेकिन यह अभ्यास और प्रशिक्षण के बिना व्यवहार से स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती। और शारीरिक थकावट तो आपको पता ही अस्थायी होती है, कुछ समय बाद में फिर आदमी वैसे नॉर्मल हो जाता है। भावनात्मक तनाव भी कुछ समय के लिए होता है, हमेशा थोड़ी गुस्सा रहता है आदमी, फिर थोड़े दिन में बोलता है चल कोई बात नहीं यार, चल हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है। ऐसे करके फिर से परिवर्तन आ जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रशिक्षण और अभ्यास। चलो अगला देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। सॉरी, कोहलर बोल दिया मैंने, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है आज्ञापालन अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और तीसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको वीडियो बना के डाला था, उसमें आपको पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे एज इट इज मिलेगा। और इसका सही उत्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आप खुद जाकर के चैनल पर और इस टॉपिक को वीडियो में देख सकते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट है, 15 मिनट में आप पूरा टॉपिक याद कर सकते हैं। जो कोचिंग वाले 10-12 दिन लगा देते हैं, वो उसको मैं 15 मिनट में पढ़ाया हुआ है, और उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ना जाए तो गारंटी है, क्योंकि मैं इसी स्टेज से गुजर चुका हूँ, मेरे को पता है कोचिंग वाले क्या करते हैं। अगला है सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सीखना एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है। परिपक्वता जानबूझ किए गए अभ्यास पर आधारित है, और चौथा ऑप्शन है सीखना पर्यावरण से स्वतंत्र है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन बी सही होगा, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है।
क्योंकि सीखना एक अनुभव संबंधित प्रक्रिया है जो अभ्यास और पर्यावरण से प्रभावित होती है, लेकिन परिपक्वता एक जैविक और आनुवंशिक प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से तो होती है और व्यक्ति के विकास के साथ बढ़ती है। सीखने के लिए भारी अनुभवों की जरूरत होती है, जबकि परिपक्वता मुख्य रूप से जन्मजात होती है और स्वाभाविक रूप से समय के साथ विकसित होती है। ये नहीं कि कोई आदमी ज़्यादा अनुभव लेकर के और 8 साल में ही परिपक्व हो जाए, वो समय के साथ ही परिपक्व होगा। इसलिए उत्तर सही बी होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना मूल्यांकन खुद कर लीजिए। अगर शिक्षक बनना है तो मेरे चैनल का वीडियो आपको अगर पसंद आए, आप विजिट कीजिए, सारे चैनल वीडियो देखिए। हो सकता है मेरे पास माइक की थोड़ी समस्या है, आवाज़ में आपको कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है, इसको मैं जल्दी ही समाधान कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पोस्टेड हूँ जहाँ पर माइक वगैरह मुझे मिल नहीं रहे हैं खरीदने से भी, तो बाहर से कहीं मंगवाया है तो वो आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए नहीं, अपने शिक्षक बनने के लिए रेगुलर वीडियो देखो और पढ़ते रहो। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं अगला टॉपिक लेके आता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।